आज हम पढ़ने जा रहे हैं वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना, गैसियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस। वायव्य राशि परिकल्पना। वायव्य राशि परिकल्पना का प्रतिपादन जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट ने किया। वायव्य राशि परिकल्पना का जो प्रतिपादन किया था जर्मन विद्वान इमैनुअल कांट ने किया। इनकी बुक का नाम, जिस बुक में जो है इन्होंने गैसियस हाइपोथेसिस या वायव्य राशि परिकल्पना के बारे में स्पष्ट किया था, बुक का नाम है जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवंस। जनरल नेचुरल हिस्ट्री एंड थ्योरी ऑफ हेवंस, ये जो बुक थी इनकी, इस बुक में जो है इन्होंने वायव्य राशि परिकल्पना को स्पष्ट किया था। इनका सिद्धांत, यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत पर आधारित था। इसमें जो इन्होंने बताया था कि हमारे जो ब्रह्मांड में, हमारे वायुमंडल में कुछ देव निर्मित आद्य पदार्थ समान रूप से विद्यमान थे जो ठंडे एवं गतिहीन थे। इन्होंने बताया था कि कुछ देव निर्मित आद्य पदार्थ जो ठंडे एवं गतिहीन थे। ठीक है, तो ये कुछ जो है हमारे ब्रह्मांड में देव निर्मित आद्य पदार्थ थे जो समान रूप से वितरित थे और ठंडे एवं गतिहीन थे। ठीक है, इनमें कोई गति नहीं थी और ठंडे थे। अब जो है, जो इनका सिद्धांत कहता है, इमैनुअल कांट का जो है वायव्य राशि परिकल्पना है, वो क्या कहता है इसके बारे में? ये जो ठंडे एवं गतिहीन आद्य पदार्थ थे, इनमें आगे जाके क्या हुआ। फर्स्ट है कि ठंडा एवं गतिहीन आद्य पदार्थ, ठंडा एवं गतिहीन आद्य पदार्थ, जो इन्होंने बताया था कि ठंडे एवं गतिहीन आद्य पदार्थ हमारे वायुमंडल में, हमारा अंतरिक्ष में समान रूप से वितरित है। इन पर जो है कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण बल लगा। गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करने लगा और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कणों में गति आई और ये पदार्थ घूर्णन करने लगे। कणों में
गति आई एवं ये पदार्थ घूर्णन करने लगे। ठीक है, ये जो ठंडे एवं गतिहीन आद्य पदार्थ है, इनमें गुरुत्वाकर्षण बल के कारण में थोड़ा सा गति आई, कणों में गति आई एवं ये जो पदार्थ है ये घूर्णन करने लगे। थर्ड स्टेप है कि जब ये घूर्णन करने लगे तो इनमें आपसी टकराव हुआ। आपसी टकराव, इन कणों में जो है आपसी टकराव हुआ। आपसी टकराव के कारण घर्षण हुआ और घर्षण के कारण ऊष्मा का सृजन हुआ। घर्षण के कारण ऊष्मा का सृजन एवं ऊष्मा का सृजन एवं तापमान में वृद्धि हुई। तापमान में वृद्धि हुई। ठीक है, अब ये जो इनमें इन कणों में आपसी टकराव होने लगा, आपसी टकराव के कारण ये घर्षण करने लगे। जब किसी वस्तु में घर्षण होता है तो घर्षण के कारण क्या होता है, उनमें जो ऊष्मा का सृजन होता है, ऊष्मा का सृजन हुआ तो लगातार इसमें इसके तापमान में वृद्धि होती गई। पहले ये कैसे थे, ठंडे पदार्थ थे, अब इनमें जो गति और गतिहीन थे, इनमें गति भी आ गई और इनमें जो है इनके तापमान में वृद्धि हो गई, लगातार इनके तापमान में वृद्धि हो रही है। अब क्योंकि ऊष्मन के कारण जब कोई पदार्थ गर्म होती है, गर्म होने पर पदार्थ जो है फैलते हैं। कोई भी पदार्थ जो है, कोई भी तत्व जो है गर्म होने पे फैलता है। तो यही ऐसे ही जो है हमारे जो कण थे, ये जो आद्य पदार्थों के कण थे, घर्षण के कारण इनके तापमान में वृद्धि, तापमान के में वृद्धि के कारण ऊष्मन से आकार में वृद्धि। ठीक है, ऊष्मन से आकार में वृद्धि किसके, ये जो कण थे, ये जो आद्य पदार्थ थे, इनके जो कण थे आकार, ऊष्मन से इनके आकार में वृद्धि होने लगी। ऊष्मन से इन आद्य पदार्थों के आकार में वृद्धि होने लगी। और जब आकार में वृद्धि हुई तो आकार में वृद्धि के कारण क्या हुआ, घूर्णन गति में वृद्धि हुई। घूर्णन गति में वृद्धि। ठीक है, आकार में वृद्धि हुई तो जैसे जैसे आकार इसका बढ़ता गया, आकार बढ़ने के कारण जो है घूर्णन गति बढ़ती गई। अब जो है घूर्णन गति बढ़ी तो घूर्णन गति के कारण क्या हुआ, आगे जाके अत्यधिक घूर्णन गति के कारण क्या हुआ, अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा। अत्यधिक घूर्णन गति के कारण अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा। ठीक है, अत्यधिक घूर्णन के कारण अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा। जैसे जैसे घूर्णन गति में वृद्धि हुई, घूर्णन गति में वृद्धि के कारण इसमें जो है घूर्णन गति में वृद्धि के कारण क्या हुआ, इसमें अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा। अब जो ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है, बाहर की ओर लगने वाला बल जो है अपकेंद्रीय बल कहलाता है। इसके लिए एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि हम कोई रस्सी लें, उसके आगे एक पत्थर बांधे, या सिंपल से रस्सी लें, उसके आगे एक पत्थर बांधे, जैसे ही सर के ऊपर से होते हुए रस्सी को घुमाएंगे तो रस्सी को जैसे ही छोड़ेंगे तो रस्सी जो है बाहर की ओर दूर छिटक जाएगी। इस प्रकार जो बल लगता है, यहाँ पे जो बल लगा है, इसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल, यानी बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ऐसे ही अत्यधिक घूर्णन के कारण क्या हुआ, अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा। अब अत्यधिक अपकेंद्रीय बल लगा तो अत्यधिक अपकेंद्रीय बल के कारण इसके कारण मतलब अत्यधिक अपकेंद्रीय बल के कारण, इसके कारण निहारिका से एक एक कर 9 छल्ले अलग हो गए। 9
छल्ले अलग हो गए। नेक्स्ट है, इन्हीं नौ छल्लों से, इन्हीं नौ छल्लों से ग्रह एवं उपग्रह बने। ठीक है, तो जो ये 9 छल्ले थे, इन्हीं से जो है ग्रह एवं उपग्रह बने। अब जो निहारिका का शेष भाग था वो सूर्य बन गया। शेष भाग सूर्य बना। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई। अब जो सौरमंडल की जब उत्पत्ति हुई किसके अनुसार? कांट के अनुसार, इमैनुअल कांट के अनुसार। इमैनुअल कांट के सिद्धांत की आलोचनाएं भी हुई थी। इमैनुअल कांट के जो सिद्धांत था, इसकी जो है कुछ आधारों पर 2 आलोचनाएं इनकी हुई थी, और इन आलोचनाओं को सुधारने का जो प्रयास किया था वो लाप्लास ने किया था। लाप्लास का जो सिद्धांत है, इसमें उन्होंने जो है इसको सुधारने का प्रयास किया, और इसको जब सुधारने का प्रयास किया तो इसमें जो इनकी कमियां रह गई थी, इनके सिद्धांत की आलोचनाएं जो हुई थी, उसको सुधारने का प्रयास किया। तो आलोचना, इनके सिद्धांत की 2 मुख्य आलोचनाएं हुई थी। नंबर 1, जड़त्व के नियम का उल्लंघन। ठीक है, पहला कि इन्होंने जड़त्व का जो नियम है, जड़त्व के नियम का उल्लंघन किया था। अब जड़त्व का नियम क्या है? जड़त्व का नियम कहता है कि कोई स्थिर वस्तु जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगे, उसमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहां पे जो है, जो इन्होंने कहा था कि ठंडा एवं गतिहीन आद्य पदार्थ था, अब जो है कुछ समय बाद उसमें गुरुत्वाकर्षण बल लगा। तो उनका कहने का मतलब था, जो आलोचनाएं हुई थी, जो आलोचना करता थे, इन्होंने कहा कि गतिहीन जो आद्य पदार्थ था, उसमें पहले से ही गुरुत्वाकर्षण बल क्यों नहीं था? अचानक से ही गुरुत्वाकर्षण बल कहां से आया? तो जड़त्व के नियम का उल्लंघन हुआ। कि जड़त्व का नियम जो मैं पहले बता चुका हूं, जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी स्थिर वस्तु तब तक गति नहीं कर सकती, उसमें गति उत्पन्न नहीं हो सकती, जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। दूसरी जो आलोचना हुई थी, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन। कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन। जो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत है, कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आकार बढ़ने पर वस्तु की घूर्णन गति घटनी चाहिए। आकार बढ़ने पर घूर्णन की गति घटनी चाहिए। जैसे जैसे यहां पे जो है इन्होंने बात करी थी कि घूर्णन गति में वृद्धि हुई, ये उष्मन के कारण आकार में वृद्धि। उष्मन जैसे जैसे उष्मन हुआ, उष्मन के कारण, तापमान बढ़ने के कारण इन कणों के आकार में वृद्धि हुई। आकार में वृद्धि हुई तो घूर्णन गति में वृद्धि हुई, जबकि घूर्णन गति जैसे ही आकार में वृद्धि हुई तो घूर्णन गति घट जानी चाहिए थी। ठीक है, आकार बढ़ने पर वस्तु की घूर्णन गति कम हो जाती है। तो कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत कहता है कि आकार बढ़ने पर वस्तु की घूर्णन गति कम हो जाती है। इस कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन किया था किसने? कांट, इमैनुअल कांट ने। पहला उन्होंने जड़त्व के नियम का उल्लंघन किया, और दूसरा उन्होंने कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन किया। तो ये 2 आलोचनाएं मुख्य उनकी हुई थी, और इन्हीं 2 आलोचनाओं को जो है दूर करने का प्रयास किया था लाप्लास ने। लाप्लास का जो सिद्धांत है, निहारिका परिकल्पना, दोनों ही निहारिका परिकल्पना है, वायव्य राशि परिकल्पना, ये भी एक निहारिका परिकल्पना है, और दूसरी जो लाप्लास की परिकल्पना है उसका नाम है निहारिका परिकल्पना। उन्होंने जो है जड़त्व के नियम का उल्लंघन, जड़त्व का जो नियम था उसको भी ध्यान में रखा, और दूसरा कोणीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, इसको भी ध्यान में रखा। और ये 2 आलोचनाएं जो कांट की परिकल्पना में हुई थी, इन आलोचनाओं को दूर करने का प्रयास किया था। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो होगी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना। धन्यवाद।